आज मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं, मैनेजर ट्रीटेड एज अ पार्टनर। ये वो टॉपिक है जो हम ऑलरेडी अपने नोट्स में भी पढ़ चुके हैं, लेक्चर ले चुके हैं। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर पीपीटीज पुटअप करवा रहा हूं ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो जाए। तो मैनेजर ट्रीटेड एज अ पार्टनर, it is a situation where a partnership firm wants to expand its operation, therefore requires additional hands for the same। बेटा इसका मतलब यह है कि एक बिजनेस ग्रो कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप फर्म ग्रो होने के लिए क्या करना चाहती है? वो चाहती है कि उसका बिजनेस इस तरीके से एक्सपैंड हो कि वर्किंग हैंड्स मिले। ऑलरेडी बिजनेस के पास पैसा है, इनकेस अगर शॉर्टेज भी है तो वो उस शॉर्टेज को लोन के तौर पे बैंक से ले सकता है, रादर इसके कि वो अलग अलग पार्टनर्स को बिजनेस में इन्वॉल्व करे। क्योंकि now the confusion arises whether to admit a new partner or to promote the manager to become the partner। Admitting a new partner means more capital, but on the other hand also accounts for the conflict in the decisions too। बेटा न्यू पार्टनर बिजनेस में आएगा, आप चाहते हैं कि नया पार्टनर आ जाए, पैसा भी ले आए, हेल्पिंग हैंड भी मिल जाएगा। पैसा तो मिलेगा पर हेल्पिंग हैंड के तौर पे हम उस इंसान से राइट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जिस रिस्क के साथ, विगर, जिस एफर्ट्स के साथ पार्टनर्स शुरू से वर्किंग करते चले आ रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए कंसर्न पार्टनर्स नए पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। और नए पार्टनर को यह लगेगा कि जैसे ही मैंने बिजनेस में पैसा दिया, ये उल्टे सीधे कामों में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हैं, हमारा पैसा डुबो देंगे। तो अब ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ऑप्शन बचता है एक ही, और वो ऑप्शन क्या है? ट्रीटिंग मैनेजर एज अ पार्टनर बिकॉज इट लीड्स टू स्मूथ, इफेक्टिव एंड स्पीडी मूवमेंट ऑफ द वर्किंग ऑपरेशंस एंड नो प्रोविजन रिगार्डिंग कंफ्लिक्ट इन द डिसीजन मेकिंग। बेटा तुम्हारे बिजनेस में एक आदमी जो ऑलरेडी मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, उसे तुम्हारे बिजनेस का वर्क प्रोफाइल पता है, टर्म्स कंडीशंस, काम करने का तरीका, डिसीजन प्रोसेस, सारी एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन एटसेट्रा, और वो आदमी ऑलरेडी कंफर्टेबली बिजनेस के साथ ऑपरेट कर रहा है। कोई लॉजिक ही नहीं है कि उस इंसान को दिक्कत हो, और वो सैलरी पे काम कर रहा है जबकि ड्यूटीज, अथॉरिटीज उसके पास हैं। हम उस इंसान को क्यों ना मौका दें कि तू पार्टनर बन जा, क्योंकि पार्टनर बनने से बराबर की सीट मिल गई, इक्वल वोटिंग पावर्स, वोटिंग हैंड्स मिल गए, काम करने का तरीका खुल गया, उस इंसान का डेजिग्नेशन, उसके अथॉरिटीज इंक्रीज कर गए। हो सकता है उसने थोड़ा बहुत बिजनेस में पैसा लोन के तौर पे लगा रखा हो, कैपिटल में कन्वर्ट कर लेंगे, और ना भी लगा रखा हो तो भी हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को मद्देनजर रखते हुए जब हम बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास क्या लॉजिक निकल के आया कि मोर एडवांटेजियस कंपेयरिंग एडमिटिंग अ पार्टनर और प्रमोटिंग द मैनेजर टू बिकम अ पार्टनर। हम एक मैनेजर को पार्टनर बनाना चाहेंगे, क्योंकि मैनेजर को पार्टनर बनाने से हम उसके साथ खुल के काम कर पाएंगे, डिसीजंस में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा। क्योंकि बेटा जब तक डिसीजंस में कंफ्लिक्ट होगा तब तक आप अपने काम को स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ा नहीं सकते, ना आपके विजन्स पूरे होंगे ना मिशंस। ओके, तो यहां से हम चलते हैं इस पॉइंट पे कि माइंड इट, एक्सपैंडिंग द ऑपरेशंस मींस मोर मैन पावर। मैं बार बार बोलूंगा, मैन पावर ही चाहिए। पैसे की जरूरत होगी, कहीं से लोन ले लेंगे, ब्याज दे देंगे, रादर इसके कि किसी नए आदमी की मीटिंग्स में बैठ के इन्वॉल्वमेंट करें, जिससे वो हमें बार बार तंग करे कि जी ये काम तो आप गलत कर रहे हो। तो बेटर ऑप्शन है कि हमने अगर किसी से कैपिटल लगवानी है तो उसको भी तो शेयरिंग देंगे ना प्रॉफिट की। ज्यादा अच्छा मेथड है, लोन ले लेंगे मार्केट से, उनको इंटरेस्ट दे देंगे, वो भी मिनिमम होता है पर फिक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है। When we are ready to take decisions in a more coordinated manner, तो बिजनेस इतना खुल जाएगा कि ब्याज देने में दिक्कत ही नहीं है। सो डिसीजन टू प्रमोट टेकन एज अ पार्टनर हमारा कंफर्म्ड हो गया। अब हमारा यहां से पॉइंट निकला
कि मैनेजर कैन बी प्रमोटेड एज अ पार्टनर इन 2 ways। बेटा पहला वे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और दूसरा वे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं शुरुआत से। शुरुआत से का मतलब है कि अगर एक मैनेजर को हम पार्टनर बना रहे हैं तो हम उसको ये बता रहे हैं एज पर द डीड एंड द एग्रीमेंट रिटन कि तुम हमारे पार्टनर बन जाओ। जिस दिन से मैनेजर थे उस दिन से तुम्हारा हिसाब करेंगे, उस दिन से तुम्हें पार्टनर बनाएंगे। पहले तो पीछे का पेमेंट देंगे तुम्हें और फिर आगे तुम्हारे साथ जुड़ के बिजनेस में और ग्रोथ करेंगे। सेकंड मेथड क्या हो सकता है? मैनेजर इज इन्फॉर्म्ड टू बिकम पार्टनर फ्रॉम द करंट ईयर व्हेन द एग्रीमेंट इज मेड एज सच। मैंने जब लेक्चर लिया था तब एक बात बताई थी कि मैनेजर के 2 नेचर होते हैं, एग्रेसिव और कंजर्वेटिव। बेटे एग्रेसिव का मतलब है कि मैनेजर ये कह रहा है कि सर अगर आप मेरी मेहनत को आज से समझने की कोशिश कर रहे हो तो काम तो मैं 5 साल से कर रहा हूं, तो मुझे आप 5 साल से पूरा हिसाब दो, रेट्रोस्पेक्टिव। और एक मैनेजर कंजर्वेटिव है, वो इस बात के लिए भी तैयार है कि ठीक है जी आप मुझे करंट ईयर से पार्टनर बना के आज का हिस्सा देके आगे बिजनेस में कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो हमारा यहां से पॉइंट निकला कि retrospective effect means to give him all the due benefits from the back date। क्वेश्चन गिवन होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ ईयर्स के प्रॉफिट गिवन होंगे। जितने नंबर ऑफ ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है उतने ईयर्स का बैक डेट हिसाब किताब होगा। बट इन केस ऑफ प्रोस्पेक्टिव मेथड वी विल गिव द बेनिफिट्स फॉर द करंट ईयर ओनली, नॉट बैक डेट। ये पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट निकला कि ऑल द कैलकुलेशंस विल बी मेड विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर्स व्हेन ही वाज अ मैनेजर एंड देन द नेट अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन शैल बी पेड टू द कंसर्न्ड न्यू एंट्रेंट बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बेटा इस बॉक्स का मतलब है अकाउंटिंग कैलकुलेशन। करेंगे अभी हम न्यूमेरिकल, उसके अंदर मैं इस लॉजिक को समझाऊंगा कि अगर 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन हैं तो 5 साल से एक इंसान जब मैनेजर था तो क्या क्या मिल रहा है और उन्हीं 5 साल में अगर वो पार्टनर होता तो क्या क्या मिलता। तो हम कैलकुलेशन करने के बाद पिछले 5 साल का हिसाब करके उस मैनेजर को पार्टनर के तौर पे जो भी एक्सेस निकलता है वो पे कर देंगे, उससे डीड साइन करवा लेंगे और फ्रॉम दैट डेट ऑनवर्ड्स ही बिकम अ पार्टनर एज सच। इन केस ऑफ प्रोस्पेक्टिव मेथड, as the decision is taken in the current year before the end of the current year and preparation of the final accounts, therefore we prepare P&L appropriation to incorporate the net effect of the change in the figures of the partner as well as the manager who become partner there too। क्या मतलब हुआ? करंट ईयर में हम उसका हिसाब कर रहे हैं कि एज अ मैनेजर तुम्हारा कितना पैसा बैठता था, एज अ पार्टनर कितना बैठेगा, डिफरेंस निकाला। वो डिफरेंस मैनेजर से पार्टनर बनने पे उस नए इंसान को पे करा और ये सब कुछ P&L अप्रोप्रिएशन में दिखा दिया। अब P&L अप्रोप्रिएशन क्यों बन रहा है? बेटा वो इसलिए बन रहा है कि जब करंट ईयर में अकाउंट्स क्लोज करने से पहले हम उस इंसान से बातचीत करके सेटलमेंट कर चुके हैं कि तुम हमारे पार्टनर बन जाओ। सारा लॉजिक समझा दिया, सारी कैलकुलेशन समझा दी और वो पार्टनर बनने को तैयार है। तो ऑब्वियसली हाँ करने पे ही उसको पेमेंट करी और वो सारी वर्किंग्स हमने P&L एप्रोप्रिएशन में दिखा दी। नाउ द लॉजिक इज, अब जो पेमेंट होगी, मैंने दोनों बॉक्सेस में लिखा है ना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पे किया जाता है। जो पेमेंट होगी वो कैसे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा, ओल्ड पार्टनर्स हु गारंटी फॉर पेमेंट, अ पार्टनर हु बिकम पार्टनर, अ मैनेजर हु बिकम पार्टनर एज सच। तो डेबिट कौन हो रहा है? वो पार्टनर्स जो पे कर रहे हैं। पे करने का मतलब क्या है? इनडायरेक्टली उनका लॉस, और लॉस का मतलब क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गए और वहीं पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करा, मतलब वो आदमी जो मैनेजर से पार्टनर बन रहा है अब उसको फायदा होगा। फायदा मींस इनकम एंड गेन्स, और इनकम एंड गेन्स का मतलब है क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, इसीलिए वो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां से कंसेप्ट निकले
कि दिस इज द अमाउंट पेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो और एनी अदर रेशियो स्पेसिफाइड। बेटा यहां पर इस बात पे ध्यान देना, मैंने शब्द यूज किया गारंटी। जब भी एक मैनेजर से पार्टनर बनेगा इंसान और उसको पेमेंट जो डिफरेंस है वो दिया जाएगा, दैट डिपेंड ऑन द पार्टनरशिप डीड। गारंटी लॉजिक, एक पार्टनर देना चाहता है या रिमेनिंग पार्टनर्स देना चाहते हैं? एक पार्टनर पे करेगा, पर्सनल गारंटी। सारे पार्टनर्स मिलके पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फर्म गारंटी। अब ये वाला जो लॉजिक है रेट्रोस्पेक्टिव का, मैंने इसके लिए कुछ नीचे पॉइंट्स लिखे हैं, उस पर ध्यान देना कि वी विल नॉट प्रिपेयर P&L appropriation account because this account cannot be made for the previous years। बेटा रेट्रोस्पेक्टिव में अगर एक आदमी 5 साल से हमारे पास एज अ मैनेजर काम कर रहा है, तो एज अ मैनेजर बिजनेस के अकाउंट्स क्लोज होने पे, उसकी तनख्वाह, उसके सारे हिसाब किताब पे करने पे, प्रॉफिट्स पे टैक्स पे करने पे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं और ये अकाउंट्स ऑलरेडी टैक्स अथॉरिटीज को और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को सबमिट किए जा चुके हैं। तुम बना रहे हो एक आदमी को मैनेजर एज अ पार्टनर, तो बेटा इसके अंदर क्या इनकम टैक्स अथॉरिटीज से सारे अकाउंट्स वापस मांगोगे? क्या बोलोगे उनको कि भाई साहब अकाउंट्स गलत बन गए थे? नहीं, गलत कहां बने हैं? आप तो एज पर फ्यूचर एडजस्टमेंट कुछ न्यू लॉजिक्स पुट अप करना चाहते हो। इससे इनकम टैक्स अथॉरिटी को क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि प्रॉफिट्स तो वही रहेंगे, सिर्फ अंदर का लेन देन चेंज हो रहा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री। तो उस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए दोज अकाउंट्स कुड नॉट बी अमेंडेड, रादर रेक्टिफिकेशंस विल बी मेड एज पर द वर्किंग नोट्स एंड द फाइनल रिजल्ट्स। एज इफेक्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ द करंट ईयर। तो मैंने पूरा लॉजिक दे दिया कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में पीछे के अकाउंट्स के वर्किंग नोट्स बनेंगे, हिसाब किताब किया जाएगा, पार्टनर टू पार्टनर एंट्री बनेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो में पैसे का लेन देन हो जाएगा। श्योर शॉर्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही एग्जाम में आता है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के अंदर सिर्फ करंट ईयर के अकाउंट्स बनेंगे। करंट ईयर के अकाउंट्स बनने का मतलब है सिंपल कैलकुलेशन विद P&L एप्रोप्रिएशन। तो थोड़ा सा इस लॉजिक पे जाने की कोशिश करिए कि रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर कैलकुलेशन गलत होने का, टफ टिपिकल होने का काम और गुंजाइश रहती है। उस गुंजाइश को मद्देनजर रखते हुए ही मैं बोल रहा हूं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल के तौर पे एग्जाम में आते हैं। अब मैंने कुछ नोट्स दिए कि अंडर बोथ द सिचुएशन इट मे बी पॉसिबल, बिकॉज अकाउंट्स इज ऑल रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन एज गिवन, दैट the share of the concerned person who is converted from manager to partner, his share as a partner coming less than as was manager। बेटा ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि मैनेजर बनने पे उस आदमी को मिल रहे थे सपोज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के हिसाब से 5 लाख, पार्टनर बनने के बाद उसको मिल रहे हैं 3.5 लाख। बेटा वो बेवकूफ तो है नहीं कि वो पार्टनर बनेगा उसके बावजूद भी। भाई एक इंसान अगर अपने आप को कहीं पर भी कन्वर्ट करता है तो वो इसी कंडीशन पे करता है ना कि मुझे कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव के तौर पे पैसा तो ज्यादा मिले। अगर वो भी नहीं मिल रहा तो उस इंसान के पास है क्या इंसेंटिव, वो क्यों बनेगा फिर तुम्हारा पार्टनर? Therefore, he will not become partner. So, the accounting treatment will be executed only if the amount payable as a partner to the concerned manager is more। कॉमन सेंस की बात है, कैलकुलेशन किया, लॉजिक किया, वर्किंग की। जब पार्टनर का हिस्सा ज्यादा बैठेगा मैनेजर से तो ही जनरल एंट्रीज चलेंगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो इफ पार्टनर अमाउंट इज ग्रेटर देन मैनेजर अमाउंट, मेक द पर्सन एज पार्टनर, और इफ द पार्टनर अमाउंट इज लेस देन द मैनेजर अमाउंट, डू नॉट मेक द पर्सन एज अ पार्टनर। बिट लॉजिकल बात है बेटा ये तो, ठीक। हाँ, ये बात समझा सकता हूं मैं कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर अमाउंट और मैनेजर अमाउंट दोनों सेम है, तो वो क्या बनना चाहेगा? एज पर हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल्स अथॉरिटीज तो मिल रही है उस आदमी को, तो अगर सेम अमाउंट मिलने के बाद भी, हिंदी में बोलूं मैं, तो तुम्हें नौकर बनना ज्यादा पसंद है? भाई अगर सेम अमाउंट ही मिल रहे हैं मालिक में भी और नौकर में भी, तो बेटर ऑप्शन है कि मालिक बनो। सबके साथ बैठोगे, 4 बातें होंगी, मीटिंग डिस्कशंस होंगे, 4 लिंक्स निकलते हैं, बिजनेस वर्किंग निकलती है, फ्यूचर में तो प्रॉफिट्स होंगे ही होंगे। तुम बच्चों की भाषा में सर लॉस भी तो हो सकता है,
बेटे हो सकता है तब होता है when your plannings are bad, when your executions are bad, when your management is bad, when your foresightedness, your vision is bad. बेटा इतना कुछ बैड है तो फिर बिजनेस ही क्यों कर रहे हो, नौकरी कर लो. दैट इज द पॉइंट. तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में हम अपना पहला न्यूमेरिकल उठा रहे हैं. A and B sharing 3:2. They have a manager C who was getting a salary of 6,000. बेटा अगर कुछ नहीं लिखा तो ये पर एनम होता है. He gave a loan to the firm rupees 20,000 at the rate 12%. From 8 January 99, he became partner with a salary of 4,000. C मैनेजर था, हम उसको 6,000 की सैलरी दे रहे हैं और उसने जो बिजनेस को 20,000 का लोन दिया है उस पर 12% का ब्याज. हमने उसको बोला कि मैनेजर से पार्टनर बन जाओ, सैलरी 6 की 4 कर देंगे, तुम्हारे इस लोन को कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे 10% ब्याज के साथ प्लस 1/6 प्रॉफिट भी दे देंगे. तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आप बच्चों को यह समझना है कि हम जो लॉजिक और कैलकुलेशन करते हैं वो सिर्फ एक ही बात की करते हैं, 1/6 प्रॉफिट शेयर की. तो ये वाली जो चीज है इसी चीज पे आपने ध्यान देना है कि वर्किंग करनी कैसे है. ठीक है, हमें 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं. 99 का प्रॉफिट है 20,000, 2000 ईयर का प्रॉफिट है 24,000, 2001 में 10,000 का लॉस है और 2002 में 97,400 का प्रॉफिट है. क्वेश्चन ने बोला मेक द एडजस्टमेंट एंट्री. बेटा ये क्यों बोला? एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब है कि अगर इस आदमी का जो कि सी है मैनेजर से पार्टनर बनने पे प्रॉफिट हो रहा है तो जर्नल एंट्री बना देना, और अगर पार्टनर बनने पे इसका प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लॉजिकल बात है ट्रीटमेंट वहीं पर रोक देंगे और एक लाइन लिख देंगे कि ये आदमी पार्टनर नहीं बनेगा, इसका पैसा कम बैठ रहा है. वी विल नॉट मेक एनी जर्नल एंट्री. दैट इज द कंसर्न. ओके बच्चों, तो पहला स्टेप आया कि अमाउंट रिसीव्ड एज अ मैनेजर एंड अ पार्टनर. बेटा एज अ मैनेजर 6,000 की सैलरी है. अब ये मैंने 4 क्यों लिखा है? क्योंकि जितने ईयर्स गिवन होंगे क्वेश्चन में उतने ईयर से मल्टीप्लाई किया जाएगा लॉजिक को. हिंदी में पीछे का सारा हिसाब किताब किया जा रहा है आज की डेट में. तो पीछे से आज इज कॉल्ड एज ऑल प्रीवियस ईयर. वो ऑल प्रीवियस ईयर ये 4 है. 24,000 रुपए आ गए. लोन है 20,000 का जिसपे इंटरेस्ट है 12%, 4 साल 9,600, तो टोटल आ गया 33,600. पार्टनर बनने पे सैलरी देंगे 4,000, 4 साल की 16,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 जो कि लोन से कैपिटल में कन्वर्ट हुआ, पर ब्याज हो गया 10% 4 साल के लिए 8,000, और प्रॉफिट शेयर है 1/6, तो टोटल आ गया 24,000 प्लस 1/6. अब सारे बच्चे ध्यान रखना कि ये जो 1/6 है अभी मुझे पहले इसे सॉल्व करना है. तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं नीचे के स्टेप्स पुट कर रहा हूं. फिर जो 1/6 आएगा उसको यहां पे पुट करके ऐड करके इस अमाउंट से कंपेयर कर देंगे, एंड दैट इज द अमाउंट ईदर वी वांट टू गिव और डू नॉट वांट टू गिव. स्टेप 2, डिफरेंस अराइज ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन. बेटे पार्टनर बनने पे 33,600, मैनेजर बनने पे 33,600 मिल रहे थे सी को, पर पार्टनर बनने पे अगर 24,000 मिल रहे हैं तो सबसे पहले फर्म को 9,600 का फायदा हो रहा है. यह फायदा क्यों निकाला है? क्योंकि मैं इस फायदे को 4 साल के प्रॉफिट्स में ऐड करूंगा ताकि टोटल ग्रॉस प्रॉफिट निकल सके, जिसपे मैं सी का 1/6 शेयर कैलकुलेट करूंगा. अब ये 33,600 कहां से आ रहा है? ये रहा, मैंने ये एरो बना दिया. ये 24,000 कहां से आ रहा है? ये रहा. ठीक. स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स. बेटे मुझे 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, ये रहे, मैंने टोटल कर दिया. टोटल मतलब ऐड. उसके बाद डिफरेंस आया एज पर स्टेप 1 जो मैंने 9,600 निकाला था. करेक्ट. नेट अमाउंट आ गया 1,51,000. अब इस 1,51,000 पे मैंने सी का शेयर निकाला 25,167.
तो ये जो 151 है इसका मैंने 1/6 निकाला, 25,167. नाउ व्हाट इज द नेट शेयर पेएबल टू सी? एज अ मैनेजर हम सी को दे रहे हैं 33,600 और एज अ पार्टनर हम उसको दे रहे हैं 24,000 जो कि स्टेप नंबर 1 में थे, और 25,167 ये रहा, जोड़ के आ गया 49,167. सो द डिफरेंस इज 15,567. ये क्या चीज हुई कि पार्टनर का हिस्सा मैनेजर से ज्यादा बैठ रहा है. श्योर शॉट हम इस आदमी को मैनेजर से पार्टनर बनाएंगे और ये आदमी भी पार्टनर बनना चाहेगा. तो मैं क्या करूंगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. पहली एंट्री आएगी कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू कैपिटल. क्यों? क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो शुरू में ही बोला गया है कि पार्टनर बनने पे लोन के पैसे कैपिटल मान लिए जाएंगे. तो कैपिटल मानने का मतलब है कि हम सबसे पहले तो सी के लोन को कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे. बेटे जब हम 11th पढ़ते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हैं, तो वहां पर अलग अलग सिचुएशंस आती हैं कि क्या ट्रीटमेंट करें जिससे असेट प्लस हो जाए, कैपिटल प्लस हो जाए, कैपिटल माइनस हो जाए, लायबिलिटी प्लस हो जाए, एटसेट्रा. मैं हमेशा वहां पर एक लॉजिक पढ़ाता हूं कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लायबिलिटी घट जाए और कैपिटल बढ़ जाए, वो सिचुएशन क्या होती है? कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू कैपिटल. यही पॉइंट मैं तब भी बताता हूं 11th में, और इसी पॉइंट को अब हमने यहां जस्टिफाई कर दिया 12th में. सेकेंड एंट्री आई पेमेंट ऑफ द गारंटेड अमाउंट. तो बेटे ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू सी कैपिटल, being the guaranteed amount as per step C above paid by A and B in their profit sharing ratio. अब मैंने देखो ये कैलकुलेशंस भी की हैं. ए का पैसा कैसे निकाला? ये अमाउंट पे करना है 15,567 इंटू 3/5. क्वेश्चन में लिखा है 3:2 में पे करेंगे. बी 15,567 का 2/5. तो बेटा ये 9340 ये आ गया और 6227 ये आ गया, एंड फाइनली 15,567 ये अमाउंट आ गया. मैंने एरोज तक बना दिए. क्यों? ताकि आपको ये समझ में आ पाए कि हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो वर्किंग चल क्या रही है. इतनी बात क्लियर? मैंने यहां पे क्या समझाया है? मैंने यहां पर यह समझाया है कि एक आदमी पार्टनर तभी बनेगा जब उसका अमाउंट मैनेजर से ज्यादा बैठेगा, और वो ज्यादा बैठ रहा है. तो अगर वो ज्यादा बैठ रहा है तो हम क्या करेंगे? हम कंसर्न मैनेजर को पार्टनर बना देंगे. 15,567 रुपए सी को पे करने हैं ए और बी ने अपनी 3:2 की रेशो में. वो अमाउंट मैंने कैसे निकाला? ये लेफ्ट में बता दिया व्हाइट कलर में, और वर्किंग हो गई. The guaranteed amount can be given by one partner, same as personal guarantee as per the partnership deed. इसका मतलब अगर एक ही पार्टनर देना चाहता है तो ऐसा भी हो सकता है कि ए कैपिटल टू सी कैपिटल, ऐसा भी हो सकता है कि बी कैपिटल टू सी कैपिटल. पर्सनल गारंटी हो गई ना. और फर्म गारंटी में कोई रेशो भी चेंज हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है, इसीलिए रेशो 3:2 रखी गई है. अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि ए एंड बी एग्रीड टू पे द अमाउंट इक्वली, तो मैं उस केस में 15,567 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देता. इट इज एज सिंपल. ओके. टेकिंग सेम क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 1 only with one change that the share of C in the profit is 1/20 instead 1/6. बेटा मैंने ये क्यों लिया? मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर सी मैनेजर से पार्टनर बन रहा है, सब कुछ बढ़िया है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कैलकुलेशन हम उसकी फिलहाल के लिए ऐसी बना रहे हैं कि भाई पीछे का हिसाब हम प्रॉफिट में करेंगे 1/20 और आने वाले फ्यूचर में हम तुम्हारा प्रॉफिट 1/6 कर देंगे. भाई थोड़ा सा पीछे तुम भुगत लो, थोड़ा हम भुगत लें. अब जरूरी तो नहीं है मैनेजर के लिए कि वो पैसे कम लेने के बाद भी कहे जी मेरे को बना लो पार्टनर. वो तो कहेगा मुझे नहीं बनना पार्टनर, एंजॉय करो तुम. तो शो द कैलकुलेशंस
and accounting effect. Whether C will become a partner now. Every calculation remains same. Only step 3 calculation will change as. बेटा प्रॉफिट आया था 1,51,000. हमने पहले क्वेश्चन में 1/6 निकाला था. That is 25,167. पर इस केस में 1/20 हो गया. That is 7,550. तो वैल्यू चेंज हो गई. अब देखिए, एज अ मैनेजर ही वॉज रिसीविंग 33,600. बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन में करा था. एज अ पार्टनर हिज नेट शेयर इज 24,000. तो उसको एज अ पार्टनर सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मिल रहे थे, और 7,550 ये आ गए, मिला के हो गए 31,550. द सिचुएशन इज मैनेजर इज ग्रेटर देन पार्टनर. कंपेयर करके दिखा दिया मैंने पैसा. 33,600 ये रहा और 31,550 ये रहा. C will not become partner as his share on conversion to the partner is less than as a manager. किसी हालत में C नहीं बनेगा अब आपका पार्टनर. भाई वो तो आप मान के चल रहे हो A and B एज अ पार्टनर की यार कमाल की बात है, बता हम तेरे को बोल रहे हैं फ्यूचर में दे देंगे पैसा, तो भी मैनेजर अपने एंड से सोच रहा है कि अभी तो इनसे मेरा पीछे का हिसाब ही इतना कम कम किया जा रहा है, आगे तो मुझे तंग करके मार देंगे, मैं नहीं बनूंगा पार्टनर, मेरी ड्यूटीज बढ़ा देंगे, मेरा बिजनेस बढ़ना नहीं है, बाय बाय, आई एम सेटिस्फाइड एज बिकमिंग अ मैनेजर. Therefore, the point will not arise regarding making journal entry for the distribution of excess amount to be paid by the old partners in sacrificing ratio, and as well as journal entry of conversion loan into capital. बेटा जब एक आदमी तुम्हारा मैनेजर ही बनने को खुश है, वो पार्टनर बनना ही नहीं चाहता, तो पहली बात कोई गारंटी का पैसा ही नहीं निकल रहा, और दूसरी बात जब वो पार्टनर बनना ही नहीं चाहता तो उसका पैसा लोन से कैपिटल में क्यों कन्वर्ट होगा, वो एज इट इज रहेगा. उम्मीद है इतना क्लियर. अब हम अपना अगला कंसेप्ट उठाएंगे, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं 2:1 के लिए. जेड देयर मैनेजर, उसको पार्टनर बनाना चाहते हैं, प्रॉफिट देंगे 1/5. एज अ मैनेजर सैलरी दे रहे हैं 25,000 और कमीशन दे रहे हैं 10% ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन. सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझना, हमने बोला पार्टनर बनने पे सिर्फ 1/5 प्रॉफिट देंगे, कहीं नहीं बोला कि तुझे सैलरी भी देंगे या कमीशन भी देंगे. तो सैलरी और कमीशन के लिए पॉइंट साइलेंट है. पॉइंट साइलेंट का मतलब क्या है कि हम इस इंसान को जो कि जेड है, मैनेजर से पार्टनर बनने पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे सिवाय प्रॉफिट शेयर के. इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट एनी एक्सेस अमाउंट विच जेड रिसीव एज अ पार्टनर विल बी बोर्न बाय एक्स. बेटा बहुत ध्यान से समझना है ये पॉइंट. क्लियरली आ गई ना बात कि अब यहां पर गारंटी सिर्फ एक्स दे रहा है. इसका मतलब जो पहला केस था हमारा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का, उसके अंदर फर्म गारंटी थी क्योंकि वहां पर ए और बी दोनों दे रहे थे, यहां पर सिर्फ एक्स दे रहा है. तो क्या मतलब हुआ कि यहां पर गारंटी पर्सनल है. तो अब इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए हम अपना क्वेश्चन करेंगे. तो हम शुरू करते हैं. पहले एज अ मैनेजर और पार्टनर का हिसाब कर लेते हैं. बेटा ये मैंने रेड में आंसर्स तक लिख दिए ताकि तुम अगर इनकी वर्किंग बाद में करो तो तुम्हें समझ में आ सके करना क्या है. ठीक है, मैं आज इसी रिकॉर्डिंग के क्वेश्चंस भी भेज दूंगा. रेट्रो के तो भेज ही चुका हूं, प्रोस्पेक्टिव के आज भेज दूंगा. एज अ पार्टनर सैलरी दी 25,000, कोई नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि मुझे यहां पर प्रॉफिट एक ही दे रखा है, और एक का मतलब है द कैलकुलेशन फॉर 1 ईयर. ठीक, कमीशन देना है मैंने 10% ऑफ 2,97,000. ये मैंने ऐसे क्यों करा वो समझना. ये मैंने एरो बना रखा है स्टार, ये रहा स्टार. कमीशन इज ऑलवेज पेएबल ऑन द रिमेनिंग प्रॉफिट विच इज 3,22,000, ये रहा.
माइनस 25,000, ये रही सैलरी। क्या है आपका प्रॉफिट? 2,97,000। तो मैं इस 2,97,000 पे अपनी वर्किंग करूंगा। ये वर्किंग क्यों करूंगा? क्योंकि लॉ ये कहता है कि कमीशन इज ऑलवेज गिवन ऑन द रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है? 3,22,000 की जो प्रॉफिट वैल्यू है उसमें से 25,000 का सैलरी हटा दो, क्या बचा? 2,97,000। इस 2,97,000 का 10% इज कमीशन, इट कम्स टू टोटल 52,000। एज अ पार्टनर हमने कहा कि सिर्फ 1/5 हिस्सा देंगे प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट है 3,22,000, उसका 1/5 64,400, और कुछ नहीं दे रहे, तो टोटल आ गया 64,400। अब हमने एरोज तक बना दिए कि ये 297 ये रहा। नाउ व्हाट हैपन? डिफरेंस विच इज मैनेजर पार्टनर माइनस मैनेजर। पार्टनर पे मिल रहा है 64,400 और मैनेजर पे मिल रहा है 52,000। डिफरेंस कितना बचा? 12,400। इसका मतलब एज अ पार्टनर इसको पैसा ज्यादा मिलेगा, बनाओ पार्टनर। और हम क्या बनाएंगे? जेड खुद ही बोलेगा कि जी मैं बड़ा खुश हूं, मुझे पार्टनर बना लो, बन जाओ पार्टनर। सो नाउ वी विल प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्लस जर्नल। बेटे एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू जेड कैपिटल। क्योंकि सारा का सारा पैसा एक्स पे कर रहा है तो हमने एक्स के खाते में डाल दिया 12,400, जेड को नील दिखा दिया। Being excess amount on account of conversion from manager to partner paid by X personally। क्वेश्चन में खाली जर्नल एंट्री भी तो पूछ सकते हैं। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। तो बेटे हमें प्रॉफिट गिवन है 3,22,000। डिविजिबल प्रॉफिट्स बेटे X का शेयर, Y का शेयर और Z का शेयर। हम सबसे पहले Z को एज अ मैनेजर 52,000 रुपए दे चुके हैं, तो 3,22,000 में से 52,000 चले गए। अब देखिए 322 माइनस 52 जो कि ऑलरेडी एज अ मैनेजर खर्चा जा चुका है, क्या बचा? 270। अब ये 270 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन X एंड Y 2:1। तो 270 का 2/3 180 ये रहा, और 270 का 1/3 90 ये रहा। उम्मीद है क्लियर? बेटा Z को गारंटीड कितना अमाउंट है? 64,400। तो उसके हिसाब से 12,400 की शॉर्टेज थी। ये 12,400 गारंटेड अमाउंट Z को मिलेगा और देगा कौन? A। तो A का हिस्सा क्या निकला? 167,600। तो यहां से हमारा टोटल आ गया। ये रही स्टेटमेंट हमारे सामने। तो हमने जर्नल एंट्री के तौर पे दिखा दिया कि X Z को दे रहा है, और P&L अकाउंट के जरिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। 3/22 का प्रॉफिट दिखाया। सबसे पहले Z को 52,000 दिए एज अ खर्चा, फिर 322 में से 52,000 काटे तो 270 आया, जिसको A और X और Y में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, 180 और 90। अब 52,000 मिला, Z को 64,400 मिलना चाहिए। तो जो डिफरेंस है 12,400 वो गारंटेड अमाउंट है। ये कौन देगा गारंटेड अमाउंट? ये गारंटेड अमाउंट देगा X। किसको? Z को। तो वो पैसा X में से माइनस कर दिया और Z में प्लस कर दिया।